नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने भूगोल के सिलेबस के बारे में देखा था। आज से हम भूगोल विषय के बारे में चालू कर रहे हैं। आज से तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश व देशांतर के बारे में। तो आज हमको क्या क्या पढ़ना है, इसको पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमें पढ़ना है अक्षांश के बारे में, फिर उसके महत्व के बारे में, फिर तीसरा है जो अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, फिर पांचवा पढ़ेंगे अपन महत्व, देशांतर का महत्व, फिर छठवा है अपना 2 टाइम जोन। भारत में जो 2 टाइम जोन की मांग थी उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे क्लास में यह सब हम पढ़ेंगे। तो चलो अब चालू करते हैं अक्षांश और देशांतर में। अक्षांश देशांतर चालू करने के पहले हम इसके बेसिक महत्व को देख लेते हैं। क्या होता है बेसिक महत्व? जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, अक्षांश और देशांतर क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर जो है काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि अक्षांश और देशांतर को खींचा क्यों गया है? ठीक है, खींचते नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन खींचा क्यों गया है यह सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो यह है कि जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है बहुत विशाल होने के कारण हमें छोटे से छोटे भूभाग की अगर हमको जानकारी चाहिए तो वह अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपके हिसाब से आप खुद हो सकते हो। जैसे कि आपको अगर अपने एड्रेस को बताना है किसी विश्व के रिस्पेक्ट में, तो विश्व के रिस्पेक्ट में बताओगे तो विश्व जो है बहुत सारे देशों से मिलकर बना होता है। तो आप पहले देश का नाम बताओगे, फिर वह देश जो है बहुत सारे राज्यों में बटा होता है, फिर राज्य का नाम बताओगे, फिर जो राज्य रहता है वह शहरों में बटा हुआ रहता है तो शहर का नाम बताएंगे, फिर शहर जो है मोहल्ले में बटा हुआ रहता है तो मोहल्ले का नाम बताएंगे। इस तरह से आप अपने एड्रेस को बताएंगे जिससे छोटे से छोटे भूभाग पर पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी तरह अक्षांश और देशांतर का महत्व होता है। यह हो गया इसका जो बेसिक महत्व है उसके बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे इसके और भी महत्व है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अक्षांश के बारे में। अक्षांश होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। अक्षांश पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक और क्षैतिज रेखा है। जैसे कि क्या है, ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। जो भी आड़ा लकीर खींचा रहेगा उसको क्या बोल देंगे? जो काल्पनिक रेखा है उसको अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको हम जानते हैं, जैसे अपने पास क्या है, वृत्त को देखते हैं। ठीक है, तो वृत्त में क्या होता है? वृत्त में सबसे लंबी जो रेखा खींच सकते हैं वह उसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है जिसे हम व्यास बोलते हैं। वृत्त का व्यास जो रहता है सबसे लंबी रेखा रहती है। वैसे अगर हम अक्षांश के बारे में देखें, अक्षांश में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अक्षांश, जैसे अपन वृत्त को पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी क्या है? एक वृत्त, एक गोले के समान है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी को क्या बोल देते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। और जो भूमध्य रेखा इसी को बोला जाता है। और अगर हमें इसका डेफिनेशन बोलना है तो डेफिनेशन बोलने के लिए हमें क्या है इसका डेफिनेशन, इसको देखते हैं। पृथ्वी पर केंद्र के रिस्पेक्ट में, पृथ्वी पर केंद्र के रिस्पेक्ट में अगर हमें किसी बिंदु को उत्तर व दक्षिण दिशा में दर्शाना हो तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। फिर से बोल रहा हूँ, पृथ्वी पर केंद्र से
केंद्र बिंदु से किसी बिंदु को उत्तर या दक्षिण दर्शाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। अर्थात जैसे कि आपको बता रहा हूं, जैसे ये अपना वृत्त है, वृत्त में अगर मैं सबसे बड़ी रेखा की बात करूं तो उसका व्यास होता है, और जो व्यास होता है वह अगर वृत्त को बोले तो वह 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक उसी तरह क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को भूमध्य रेखा क्या है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को क्या बोल देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से पृथ्वी को अक्षांश रेखा जो है बांटती है, जो कि भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जैसे कि अपने को अक्षांश रेखा के बारे में पता है, जैसे अपन अक्षांश रेखा कैसे खींचा जाता है उसके बारे में बताता हूं। जैसे कि अक्षांश रेखा अगर है, यह अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा एक रेखा ना होकर क्या है, एक वृत्त की तरह है। जैसे कि हम अगर नींबू को काटते हैं तो नींबू को जैसे ही काटेंगे उसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वह एक गोलाकार आकृति, एक वृत्त की समान दिखाई देता है। वैसे क्या है, जो पृथ्वी में अक्षांश रेखा है वो भी क्या है, एक वृत्त है, ना कि एक रेखा है। अगर हम रेखा की बात, अक्षांश को यह देखते हैं कि अक्षांश रेखा खींचा कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जैसे अपना ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे अपना भूमध्य रेखा है, यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र से अगर मैं 1 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, केंद्र से अगर मैं 1 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, और वह जो रेखा है वह पृथ्वी के सरफेस को कहीं ना कहीं तो काटेगी। जैसे यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ से अगर मैं सीधी एक रेखा खींच दूँ तो यह क्या हो जाएगा, जब यह 1 डिग्री का कोण बना रहा है तो यह 1 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। और वैसे अगर केंद्र से मैं 2 डिग्री कोण बना रहा हूँ, 2 डिग्री कोण बना रहा हूँ, और यह सरफेस जो पृथ्वी है उसके सरफेस को कहीं पे कट करेगी, और जहाँ पे कट कर रही वहां से अगर मैं सीधी रेखा खींच दूँ तो यह क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। वैसे अगर नीचे में मैं खींचूं, नीचे में अगर 1 डिग्री का कोण बना के अगर मैं ऐसा खींच दूं और यहाँ पे पृथ्वी के सरफेस को कहीं पे कट करेगी, उसे क्या बोल देंगे, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। और ऐसे ही क्या होगा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा। अब दिक्कत ये होती है, जैसे यहाँ पे भी 1 डिग्री है नीचे के साइड, और ऊपर के साइड भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि यह 1 डिग्री कौन सी बात हो रही है। तो उसके लिए क्या है, जैसे अपने को पता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को। तो क्या होगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध वाला जो अपना अक्षांश रेखा है उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री साउथ, और जब 2 डिग्री लाइन रहेगा तो 2 डिग्री साउथ, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और ऊपर वाले जो अक्षांश रेखा को 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से यह लिखा जाता है। इससे पहचान होती है कि यह ऊपर की रेखा है कि नीचे की रेखा है। अब देखते हैं अक्षांशों की संख्या के बारे में। अक्षांशों की संख्या के बारे में हम देखते हैं कि है क्या। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, इसको देखते हैं। जैसे कि अपन ये देखते हैं, ये हो गया अपना भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से 1-1 डिग्री में खींची गई रेखा क्या है, अक्षांश रेखा। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करके मैं कहाँ तक जाऊंगा, यहाँ तक तो जाऊंगा। ठीक है, ये कितना एंगल है, 90। ठीक है, तो क्या होगा, जब 90 डिग्री है, प्रत्येक डिग्री में खींची जा रही है, तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं अपन, 90। ठीक है, और वैसे ही अगर अपन नीचे में देखें तो नीचे में भी एक क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो नीचे में भी कितना, 90। ठीक है, और यहाँ पे जो है विषुवत रेखा भी तो है क्या, ये भी तो अक्षांशी है, तो विषुवत रेखा को क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री मानते हैं, और इसको भी ऐड करते हैं, तो कितना हो गया, 181। अगर हम इसको ऐड करें तो अगर पृथ्वी पर पूछा जाए आपको कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। लेकिन यह क्या है, एक बात बताया था आपको कि यह एक अक्षांश रेखा क्या है, एक वृत्त की तरह है। तो वृत्त की तरह होने के लिए अगर अक्षांशी वृत्त के बारे में आपको पूछा जाए कि अक्षांशी वृत्त की संख्या कितनी है, तो देखते हैं अक्षांशी वृत्त।
क्या है, पृथ्वी जो है ऊपर से जो है चपटी है, ठीक है। यहाँ जब ध्रुव है वहां से ये क्या है, एक चपटी है, ठीक है। ये चपटी होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अक्षांश वृत्त है, ऐसे तो अपन अक्षांश वृत्त क्या है 89 तक अपन अक्षांश वृत्त खींच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्रुव में क्या है, यह एक बिंदु की तरह काम करता है। तो क्या होता है, बिंदु की तरह काम करता है, तो इसे हम वृत्त नहीं बोल सकते। तो कितना 89 ऊपर में खींच सकते हैं, वैसे नीचे में भी कितना खींच पाएंगे, 89 खींच पाएंगे। प्लस एक तो कर्व वृत्त है अपना जो भूमध्य रेखा वाला है, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है 179। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है 179, और अक्षांशों की संख्या कितनी है, अगर टोटल अक्षांश पूछा जाए तो 181 अक्षांश है, ठीक है। तो अब इससे थोड़े फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या अपने को थोड़ा याद करना है। सबसे पहले तो जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन को अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और सेकंड चीज अपन देखते हैं, जैसे कि यह अक्षांश है, ठीक है। अक्षांश में अगर मैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रहा हूं, अक्षांश रेखा खींचते हुए अगर मैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रहा हूं, तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो अक्षांशी रेखा है उसकी लंबाई क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। जो उसका लेंथ है, ये देखिए ये बड़ा लेंथ है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसा करके मतलब हम बोल सकते हैं अगर मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा हूँ अक्षांश रेखा खींचते हुए, तो अक्षांशों की जो लेंथ है वह क्या हो जाती है, कम होते जाती है। वैसे ही अगर नीचे में देखूँ तो नीचे में भी कम होते जाती है, ध्रुव की ओर जाते जाऊँ। और ध्रुव से अगर मैं भूमध्य रेखा की ओर आऊँ तो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा अक्षांश रेखा की लंबाई, ठीक है। और यह अक्षांश रेखा जो है क्या है, अपन देख रहे हैं कि यह पैरेलल लाइन है। पैरेलल बोले तो समानांतर लाइन है। कैसे समानांतर किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे दो लकीरें हैं, दो लकीर को मैं अगर कितना भी बढ़ा दूं, आगे हो या पीछे कितना भी बढ़ा दूं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो इसे क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। ठीक वैसी क्या है अक्षांश दो, मतलब अक्षांश रेखा क्या है, एक समानांतर रेखा है, तो यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और तीसरी फैक्ट की बात करें तो जैसे कि अपन देखे हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो अपना क्या है, भूमध्य रेखा के पास दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 1.17 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं यह बोल सकता हूँ, जैसे अक्षांश रेखा 0 से 1 डिग्री में गया तो मैं क्या है 111.17 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी ऊपर में क्या है, चपटी है। चपटी होने के कारण जब ध्रुव में पहुंचते हैं तो ध्रुव में क्या होता है, इसकी लंबाई बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है, उस समय की लंबाई क्या है ध्रुव में 111.7 किलोमीटर, ठीक है। ये आज का डाटा है। लेकिन आप देखोगे कि 2016 में आप देखोगे कि डिस्कवरी जो मैगजीन थी उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें क्या है, इसमें तो थोड़ा फ्रैक्शनल चेंज दिखाई दे रहा है। जो पॉइंट के ऊपर है, हो सकता है आने वाले टाइम में वह चेंज हो जाए, लेकिन अभी के डेट में यह है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या है, विश्व में 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यह तो हो गया अक्षांश के फैक्ट के बारे में। पहला फैक्ट अपन ने देखा कि जो जीरो रेखा है वह क्या है, भूमध्य रेखा है। फिर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं अक्षांश की लंबाई कम होते जाती है। दो अक्षांशों के बीच की गैप देखे अपन 111.17 है भूमध्य रेखा के आसपास, और जब ध्रुव में जाती है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, दो रेखाओं के बीच का जो गैप रहता है वो बढ़ जाती है, 111.7 किलोमीटर होता है, ठीक है। और टोटल अक्षांश के बारे में देखें, टोटल अक्षांश कितना है, 181 है। और अक्षांश वृत्त की अगर बात करें तो 179 है। यह तो हो गई फैक्ट की बातें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो महत्व है उसके बारे में देखते हैं। जैसे शुरू में अपन चर्चा कर चुके हैं कि इसका महत्व क्या है, कि एक जगह को फाइंड करने के लिए, पृथ्वी में छोटी से छोटी जगह को फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसका और भी उपयोग है, उसके बारे में आप थोड़ा देखते हैं। जैसे कि
जैसे कि इससे पहले इसके महत्व को देखने के पहले अपन एक चीज और देखते हैं कि इसमें कुछ अक्षांश रेखाओं का जो नामकरण किया है स्पेशल, उसके बारे में देखते हैं। जैसे 0 डिग्री की लाइन है, उसको क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा। उसके ऊपर अगर मैं 23.5 डिग्री, उसके ऊपर अगर मैं 23.5 डिग्री जा रहा हूं, अगर 23.5 डिग्री उत्तर में, तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है। और 23.5 डिग्री अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसको अब कर्क रेखा और मकर रेखा को देखते हैं एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे अपने को पता है कि सूर्य एक बार उत्तरायण होता है, एक बार दक्षिणायन होता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता। अपन क्या करते हैं, पृथ्वी को कांस्टेंट मान के सूर्य की स्टडी करते हैं। इस टाइम क्या करते हैं कि सूर्य को मूव करते हैं। ठीक है, एक बार उत्तर एक बार दक्षिण में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखिए, जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य जब उत्तरायण होगा तो वह मैक्सिमम, जब सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? वह 23.5 डिग्री उत्तर में जाएगा। और जो उसकी जो प्रकाश रहेगी वह लंबवत पड़ेगी कहाँ पे? पृथ्वी पे, कर्क रेखा पर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य इससे ऊपर नहीं जाता, वह क्या करता है, फिर वह नीचे आने लग जाता है। नीचे आएगा तो वह दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ तक जाएगा? 23.5 डिग्री। कहाँ पे? मकर रेखा में। और यहाँ पे आके फिर उसकी जो किरणें हैं वह लंबवत पड़ेगी। तो इस कारण कर्क रेखा और मकर रेखा का नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 66.5 डिग्री में जो है, 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री उत्तर में इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्कटिक। इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री अगर नीचे को देखें, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब ये आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त क्या है? एक सह अक्षांश है। सह अक्षांश किसको बोलते हैं? जैसे अपन किसी भी अक्षांशी रेखा को अगर मैं माइनस कर दूं 90 से, और जो बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अपन सह अक्षांश बोलते हैं। तो 66.5 और 66.5 उत्तर और 66.5 नीचे है। ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ध्रुव आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अक्षांश रेखाओं का जो है नामकरण किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब इसके महत्व के बारे में देखते हैं। अक्षांश रेखा के महत्व के बारे में कि होता क्या है, अक्षांश रेखा का महत्व क्या है। ये अपना पृथ्वी है। पृथ्वी में यह हो गया भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। उसके ऊपर 30 डिग्री, उसके नीचे जो 30 डिग्री। ठीक है। 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे। यहाँ पास को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि अपन देखे हैं कि अक्षांश, जो कर्क रेखा और मकर रेखा अपन देखे थे, उसमें क्या होता था, जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वह लंबवत पड़ती है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, ऊष्मा से ही उष्ण बना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 66.5 डिग्री उत्तर देखें और 66.5 डिग्री नीचे देखें, तो होता क्या है, जैसे ही उष्णकटिबंधीय जाएगा उसके बाद क्या हो जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अपन देखे थे कि जो 30 डिग्री तक है वह सूर्य की किरणें ज्यादातर पड़ रही है और यहाँ क्या था, ऊष्मा की मात्रा अधिक था। लेकिन होता क्या है, 66.5 डिग्री में अगर हम देखते हैं, 66.5 डिग्री में जो है वहां पे क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ने लगती है। तिरछी पड़ने के कारण क्या है, यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा जो है कम हो जाती है और जो ठंड का मौसम रहता है, यानी ठंड ज्यादा हो जाती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं?
शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या है, शीत प्लस उष्मा, यह दोनों का रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठंड की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्रुव आ जाता है। तो ध्रुव में आप देखे होंगे कि पृथ्वी में ध्रुव में क्या है, सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है और उसमें ऊष्मा का मात्रा लगभग नहीं के बराबर रहता है। तो ऊष्मा की मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे अपन हम देखते हैं कि साल भर जो है बर्फ जमा हुआ रहता है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा शीत का मौसम रहता है, इसी को शीत क्षेत्र बोला जाता है, इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे साल भर बर्फ जमा रहता है। अब हम देख रहे हैं कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा का महत्व क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो जलवायु का विभाजन अपन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा महत्व है जलवायु विभाजन में, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि एक बात बताया था कि विश्व जो अंतरराष्ट्रीय विश्व सौर ऊर्जा संगठन जो बना था, उसमें क्या था 2015 में, यह बना था 30 नवंबर 2015 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन थे, फ्रांस और भारत थे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्यों बनाया गया था, इसमें फ्रांस और भारत की भागीदारी है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, भारत में गुड़गांव में है, जिसको आज के डेट में गुरुग्राम कर दिया गया है। तो इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाया गया ये इसलिए था, जो भी यहाँ शीतोष्ण क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी देश आ रहे हैं, वहाँ पे ऊष्मा का मात्रा अधिक होता है। तो ऊष्मा का मात्रा अधिक होता है, तो इसमें क्या है, जितने भी देश आ रहे हैं उसको क्या है, क्रमबद्ध तरीके से वह क्या करेगा, जमाएगा, और क्या करेगा, उसमें जो सौर ऊर्जा जो उत्पन्न करने की जो संभावना है उसको बढ़ाएंगे, इसलिए इसको बनाया गया था। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर क्या होता है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। देशांतर रेखा वह होता है, वह काल्पनिक रेखा है पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगर हम देखें इसको, अगर आप एग्जांपल के रूप में आपको देखना है, तो जैसे संतरे को अगर आप छीलोगे तो वह जो दिखता है वैसे आप अज्यूम कर सकते हो देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ठीक है। जैसे अपन ध्रुव पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसी क्या है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। हम देखे थे अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या था, एक वृत्त था, लेकिन जो देशांतर रेखा होता है यह वृत्त ना होकर एक रेखा ही है, ठीक है, जो कि उत्तरी ध्रुव से जाके दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो अक्षांश था वह क्या था, एक वृत्त के रूप में था, ठीक है। और जैसे अपन इसकी दूरी की बात करें, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हम खींच सकते हैं। अगर इसकी दूरी की बात करें तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में इसकी दूरी जो है सर्वाधिक रहेगी, लेकिन जब यह ध्रुव में जाती है तो ध्रुव में इसकी जो दूरी रहती है वह 0 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी कितनी रहती है, तो 111.32 किलोमीटर। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या है, 111.32 किलोमीटर है। अब देखते हैं, जैसे अपन अक्षांश रेखा को देखे थे, अक्षांश रेखा जो था पृथ्वी में भूमध्य रेखा था। भूमध्य रेखा क्या करती थी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी। वैसी अक्षांश रेखा का भी है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या करती है, पृथ्वी को यह भी 2 भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पे देखें तो एक साइड पूर्व हो जाता है, एक साइड पश्चिम। मतलब जो देशांतर रेखा है वह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम के भागों में बांटती है। तो अब यहाँ पे यह क्वेश्चन आता है कि जैसे वहां पे अपन अक्षांश रेखा देख रहे थे, तो अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ी रेखा थी उसको हम क्या थे, डिफरेंस रेखा मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी रेखाओं की जो लेंथ है वह बराबर है,
तो हम यहाँ पे रेफरेंस किसको माने, यह बात खड़ी हो गई। तो होता क्या है इसके लिए, 22 अक्टूबर 1884 में क्या होता है, एक समिट आयोजित होता है लंदन में। तो उसमें क्या रहता है, उसमें यह मतलब लंदन के रॉयल जो प्रयोगशाला है वहां पे एक समिट आयोजित किया जाता है। उसमें यही डिसाइड करने के लिए कि कौन सी रेखा को क्या माने हम, कौन सी रेखा को रेफरेंस माने, जिससे पूर्व और पश्चिम में हम पृथ्वी को बांट सके। तो उसके लिए क्या हुआ था, यहाँ पे जब सबमिट होना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या था, फ्रांस था। फ्रांस ने क्या बोला कि जो मेरे देश से जो लाइन जा रही है, देशांतर लाइन है, उसको क्या मानना चाहिए, रेफरेंस मानना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन बोलता था जो हमारे देश से लाइन जा रही है उसको रेफरेंस मानिए। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बहस चल रही थी, उसके बाद देखते हैं जैसे आप अगर ब्रिटेन का हिस्ट्री देखोगे कि होता क्या है, जब भी उसे विश्व लेवल में ऐसा लगता है कि उसकी जो सत्ता है वह खतरे में है या उसका जो वर्चस्व है वह कम होते हुए नजर आ रहा है, तो वह देखता है तो तब भी वह कुछ ऐसा काम करता है कि उसका वह जो वर्चस्व है वह बना रहे। जैसे हम देखते हैं, इससे पहले अगर हम देखें तो जो 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध था, उत्तरार्ध था, उसमें क्या होता था, अमेरिकन क्रांति हो जाती है। अब अमेरिकन क्रांति जब होती है तो क्या होता है, अमेरिका तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाती है, तो उसको ब्रिटेन देखते रहता है, ठीक है। वह यह सब इसलिए करता था ताकि ब्रिटेन का प्रभुत्व खतरे में ना आ जाए। इसी कारण आगे आप देखोगे वर्ल्ड वार के बाद कॉमनवेल्थ गेम आता है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो इस चीज़ को आप वर्ल्ड की राजनीति से कंपेयर कर सकते हैं और इसके द्वारा आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी जान सकते हैं। चीज यह होता है जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो लड़ाई होती रहती है, अगर हम यूरोप को देखें तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली देश था उस समय ब्रिटेन था। ब्रिटेन क्यों था, क्योंकि ब्रिटेन का सबसे ज्यादा व्यापार में भागीदारी था उस समय के हिसाब से। तो इस कारण क्या हुआ कि वह फ्रांस को आसानी से दबा दिया और अपने देश में जो लाइन गुजरी है, जो रॉयल प्रयोगशाला से जो लाइन गुजरी है, उसको क्या मान लिया गया, रेफरेंस लाइन मान लिया गया। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोला जाता है, ठीक है। यह 0 डिग्री देशांतर लाइन को रेफरेंस लाइन माना जाता है। अब अगर इसकी मैं परिभाषा की बात करूं, जो 0 डिग्री लाइन है उसकी परिभाषा की बात करूं तो पृथ्वी के प्रमुख देशांतर जिससे पूर्व और पश्चिम में कोणीय देशांतर के रूप में वर्णित कर सके, उसे हम प्राइम देशांतर या मुख्य देशांतर कहते हैं। अर्थात क्या है, जैसे यह देशांतर लाइन है, देशांतर लाइन के अगर मैं पूर्व और पश्चिम, जैसे यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, इसको मैं पूर्व और पश्चिम के रूप में दर्शाने के लिए क्या करता हूँ, इस रेखा का यूज करता हूँ। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखते हैं थोड़ा फैक्ट के बारे में कि क्या क्या फैक्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है कि इसकी लाइन कितनी खींच सकते हैं, देशांतर रेखा की लाइन कितनी खींच सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे एक वृत्त को जानते हैं, वृत्त में क्या है, केंद्र बनता है। केंद्र क्या है, एक पॉइंट के रूप में रहता है। तो केंद्र में अगर हम देखते हैं कोण कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है केंद्र में वृत्त के। और जैसे अगर हम देखते हैं अक्षांश में हम पढ़े थे, अक्षांश में क्या है, जो ध्रुव है वह क्या है, चपटी होने के कारण एक बिंदु की तरह काम करती है। तो अगर ध्रुव से ही एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जब जा रही है रेखा, तो यह एक बिंदु की तरह है। तो बिंदु में कितने अंश का कोण बनता है, 360, ठीक है। अब 360 अंश का कोण कहाँ पे, बिंदु में बनता है, ठीक है। तो बिंदु में 360 अंश का कोण बन रहा है और प्रत्येक कोण में अगर मैं एक रेखा खींचूं तो कितनी होगी, 360 रेखाएं मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह होता है कि 0 डिग्री की तो एक लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को। जैसे अपन देखते हैं, ये मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर मैं पूर्व में जा रहा हूं तो ऐसे ऐसे मैं क्या 180 डिग्री तक मैं जा सकता हूं, 180 डिग्री तक मैं जा सकता हूं। और अगर मैं इधर से जाऊं, जैसे अपन पृथ्वी को ऐसे एज्यूम करें, यहाँ से सामने से 180 डिग्री और पीछे कितना है, 180 डिग्री अगर मान लूं, तो होता क्या है यहाँ पे कि इधर 180, लेकिन इधर क्या होता है, 179 रेखा खींची जाती है। क्यों, क्योंकि अगर पीछे से अगर मैं आ रहा हूँ ऐसे घूम के, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री लाइन है और
0 डिग्री लाइन है और 360 डिग्री जो लाइन है वह एक ही लाइन माना जाता है। इस कारण जो टोटल देशांतरों की संख्या है वह कितनी है, 360 है। अब देखते हैं इसमें कि जो देशांतर होते हैं उसके महत्व के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उसका महत्व क्या है। उसके लिए महत्व देखने के पहले अपन क्या करेंगे कि पृथ्वी क्या है, दो तरह से गति करती है, ठीक है। एक होता है अपने अक्ष में गति करती है और दूसरा होता है जो सूर्य के चारों ओर गति करती है, ठीक है। तो अक्ष में जो गति करती है उसे अक्षीय गति कहते हैं, और अक्ष में जो गति करने के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी में दिन रात होती है। तो पृथ्वी में दिन रात होती है तो इसका सबसे पहला महत्व है कि समय का निर्धारण। समय का निर्धारण पूरे विश्व में देशांतर रेखाओं के कारण ही किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं इसको देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि 1884 में क्या हुआ था, एक प्राइम देशांतर, मुख्य देशांतर मान लिया गया था जो रॉयल प्रयोगशाला से होकर गुजरती, इसे ही क्या बोलते थे, जीएमटी रेखा। जीएमटी रेखा इसी को ही बोला जाता है, ग्रीनविच मीड टाइम रेखा, ठीक है। तो ग्रीनविच मीड टाइम रेखा से क्या करते हैं अपन, इसके रिस्पेक्ट में पूरे विश्व में टाइम देखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं पृथ्वी अपने अक्ष में एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर अगर पृथ्वी लगा रही है तो उसमें कितने डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है, या बोले तो जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी जो है एक चक्कर लगा रही, एक चक्कर जब लगाती है पृथ्वी तो क्या होता है, इस तरह से बनता है। तो जब भी ऐसा बनता है तो वो कितने 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, 24 घंटे में 360 डिग्री अगर घूम रही है तो एक घंटे में कितनी घूमेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्या होता है, पृथ्वी अगर एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना, एक घंटे का समय लगता है, यह भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसको, अगर मेरे को 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है, अगर उसको निकालना हो तो कैसे करूंगा, जो 1 घंटा है उसको 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। और यह क्या है, 15, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना होगा, 60/15 बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री घूमने में 4, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। अब पृथ्वी घूमती कैसी है उसको अगर हम देखते हैं तो ये अपना जो है, ये इधर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी घूमती कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस टाइप से पृथ्वी घूम रही है। और ये अपना क्या है, रिफरेंस रेखा है, 0 डिग्री लाइन, जीएमटी लाइन, ठीक है। और इधर क्या है, इधर को अपन पूर्व बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं, पश्चिम, ठीक है। तो होता क्या है, अब देखिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जैसे अपने को सूर्य देखते हैं, सूर्य कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सूर्य। तो सूर्य की किरणें कहाँ पे पहले पड़ेगी, इधर पड़ेगी। जैसे जैसे यह घूमेगा यह भी बाद में आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सामने आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, दिन। मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पहले दिन आ रहा है, यहाँ पे बाद में दिन आ रहा है। तो यह हम बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर अगर हम जा रहे हैं, इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो वह कितने, वह क्या होगा, समय आगे होगा, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री पश्चिम की ओर जा रहा हूं तो वह समय क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। अगर इसको एक हिसाब से और देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये अपना पृथ्वी है, ये अपना
0 डिग्री लाइन हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री मैं क्या बोला था, 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर मान लो मैं जीएमटी में कहीं 12 बजा है। ठीक है, जीएमटी में जब 12 बजा है तो 1 डिग्री अगर मैं देशांतर गया, 1 डिग्री देशांतर गया तो यहाँ पे कितना बजेगा, 12:04। अब 2 डिग्री जब देशांतर गया, 2 डिग्री देशांतर में यहाँ पे कितना बजेगा, 12:08। 3 डिग्री में गया तो 3 डिग्री में कितना बजेगा, 12:12। 4 डिग्री में कितना बजेगा, 12:16। ठीक है, अगर मैं इधर जाऊं, ये तो पूर्व की ओर, अब मैं पश्चिम की ओर जाऊं, 1 डिग्री में जाऊंगा तो यहाँ पे कितना बजा रहेगा, अगर जीएमटी में 12 बजा है तो 1 डिग्री अगर मैं पश्चिम जा रहा हूँ तो कितना बजेगा, 11:56। और अगर 2 डिग्री पश्चिम जा रहा हूँ तो कितना बजेगा यहाँ पे, 11:52। फिर 3 डिग्री पश्चिम जा रहा हूँ तो यह कितना बजेगा, 11:48। अर्थात हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ तो मेरा क्या है, टाइम बढ़ते जा रहा है। मतलब यह है कि अगर मैं पूर्व की ओर जाता हूँ, जीएमटी रेखा से पूर्व की ओर जाता हूँ तो मेरा समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। अगर मैं जीएमटी रेखा से पश्चिम की ओर जाता हूँ तो हम देख सकते हैं 56, 52, 48। मतलब यह क्या हो रहा है, समय कम हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं पीछे। मतलब जीएमटी समय से जितने भी देश होंगे, जीएमटी रेखा के हिसाब से अगर हम टाइम निकालते हैं तो जितने भी जीएमटी रेखा के पश्चिम में होंगे उसका समय पीछे रहेगा, और जीएमटी रेखा के अगर हम पूर्व की साइड है तो उसका आगे रहेगा। यह इससे कंक्लूजन निकलता है। अब देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। भारत कहाँ पे स्थित है, भारत इसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो भारत में अगर मैं बोलूँ तो मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, भारत में मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। अगर मैं इसको निकालूं जीएमटी रेखा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, 82.5 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा, 328। ठीक है, 328 आएगा। अब यह जो आधा डिग्री है, मतलब 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट लगता है, तो आधा डिग्री घूमने में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो आधा डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे +2 बराबर 330। अब क्या हो रहा है, अगर मैं जीएमटी रेखा से भारत का अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या है, 330 मिनट का क्या है, भारत आगे है, जो ब्रिटेन की रेखा है। अगर इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, डिवाइड बाई 60 कर दूं तो यह हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर भारत ब्रिटेन से कितना, 5.5 घंटे का आगे है। मतलब यह है, अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में कितना होगा, शाम के 5:30 बजे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे देश का भी निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिया रहे कि कितना डिग्री में है, क्या है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप उसको घंटे में बदल के निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था पूर्व की ओर 180 लाइन खींच सकता हूँ। पूर्व की ओर अगर मैं 180 लाइन खींच रहा हूँ, 180 डिग्री तक का लाइन खींच रहा हूँ, तो यह अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह कितना आता है, 12 घंटा। ठीक है, अगर मैं 180 डिग्री चल रहा हूँ, पृथ्वी अगर 180 डिग्री घूम रही है तो 12 घंटे का डिफरेंस आता है। तो यह था सबसे पहला चीज कि टाइम को, जो विश्व में जो टाइम है उसको अगर निकालना है, एक रिफरेंस टाइम होता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से अपन विश्व के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके थोड़े फैक्ट को देखते हैं। जैसे कि अपन देखें कि जितने भी पूर्व में देश है उसका समय आगे होगा, पश्चिम में जितना भी देश है उसका समय पीछे होगा। उसके जो इधर पूर्व का रहेगा उसको प्लस लिख देते हैं, इसको रहेगा माइनस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि AM और PM। ठीक है, एक वर्ड आता है AM और PM। ठीक है, जब भी आप टाइम देखोगे तो AM और PM का फंडा आता है। ये क्या है, इसे बोलते हैं AM को एंटी मेरिडियल और इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियल टाइम। ठीक है, अब यह होता कैसे है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा नहीं इसको, लेकिन बता रहा हूँ।
देखिए क्या होता है, जैसे आपने भी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि रात को जैसे 12 बजता है, रात को 12 बजता है उसको क्या मान लिया जाता है, दिन मान लिया जाता है। और दोपहर में जब 12 बजता है तो उसको क्या मान लिया जाता है, रात मान लिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। इसको लिखिएगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे भारत और ब्रिटेन का अगर हम टाइम देख रहे हैं, तो जब जैसे भारत में सुबह का 5:30 बज रहा है, सुबह का 5:30 बज रहा है, तो ब्रिटेन में कितना, रात में 12 बजेगा। ठीक है। अब होता क्या है, 1884 के पहले, 1884 के पहले अगर हम भारत को देखें, तो भारत में क्या था, सबसे ज्यादा जो था व्यापारी क्षेत्र था भारत। ठीक है। उसमें क्या है, पूरे विश्व में व्यापार होता था। ठीक है। और उस समय अगर हम देखें, जैसे भारत का अगर आप पंचांग देखोगे, तो जो अपन अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के अगर भारतीय इतिहासकार का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे जगहों में दिया रहता है कि भारत में अभी तक कई लाख जो है पंचांग हो चुके हैं, मतलब जैसे जो कई लाख जो पंचांग चल चुके हैं। ठीक है। तो उसमें से कुछ का नाम बताता हूँ आपको। जैसे हो गया कली संवत हो गया, युधिष्ठिर संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया, और विक्रम संवत, जो आप जानते हो, यह सब आप सुने ही होंगे। यह सब अगर कैलेंडर को आप देखोगे, तो उसमें भारत में सुबह कितना, 5:30 बजे माना जाता था। भारत में जो है सुबह 5:30 बजे माना जाता था। अगर भारत में सुबह का 5:30 बजे है, तो ब्रिटेन में क्या था, 12 बजे रहता था। जब भारत में पहले व्यापार होता था, भारत में जब विश्व में भारत से ही व्यापार होता था पहले, तो क्या होता था, जब भारत में सुबह मान लिया जाता था, तो यहाँ भी क्या हो जाता था, सुबह मान लिया जाता था। इस कारण क्या हुआ, रात को जो 12 बजे है उसको सुबह मानने की प्रथा चालू हो गई थी। यह तो था अपना समय के सापेक्ष जो था देशांतर का महत्व। अब देखते हैं एक और इसका महत्व है, दूसरा इसका महत्व है दिनांक को गणना करने में। जैसे डेट रहता है, 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, इसको गणना करने के लिए भी देशांतर महत्वपूर्ण है। जैसे 180 डिग्री लाइन, 180 डिग्री जो लाइन है देशांतर लाइन, उसको क्या बोल देते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। जो 180 डिग्री लाइन है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। होता क्या है, देखिए आप अगर मैप में देखोगे, तो मैप में क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी आपको। तो ऐसा क्यों खींचा गया है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसमें क्या करना था, एक तो स्थल मंडल को अलग करना था और जल मंडल को। अगर यहाँ पे स्थल मंडल आ गया तो इसको टेढ़ा कर दिया गया। ठीक है। इसी कारण स्थल मंडल और जल मंडल को अलग करने के लिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अलग अलग किया गया। अब जैसे हम समय के बारे में देखें, समय अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पीछे हट रहे हैं। वैसे ही अगर हम 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में अगर मैं यहाँ पे सोमवार में हूँ और इधर क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है। और इधर अगर मैं सोमवार में हूँ, तो अगर इधर क्रॉस किया तो रविवार आ गए। अर्थात मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक दिन का, अगर मैं पूर्व की ओर जाता हूँ तो एक दिन का लाभ होता है, और इधर अगर मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ तो एक दिन की हानि होती है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सोमवार है और रात को 12 बज गया और मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे इसको क्रॉस करने में रात को 12 बज गया, तो यहाँ पे मंगलवार ना होकर हमको क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। और यहाँ पे अगर मंगलवार है और जब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा दिन मिलेगा मेरे को, रविवार। ठीक है। मतलब एक दिन इधर जाऊंगा तो एक दिन का लाभ होता है, इधर जाऊंगा तो एक दिन का हानि होता है। यह तो हो गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब अपन देशांतर रेखाओं का 2 यूज देखे, 3 यूज देखे। पहला तो अपना किसी क्षेत्र को डिफाइन करने में, और दूसरा है अपना जो समय है उसके बारे में निर्धारण करने में, और तीसरा जो है अपना तिथि रेखा बताने के लिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि जो स्थानीय मानक समय और स्थानीय समय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
देखिए मानक समय वो होता है, जैसे अपन भारत का अगर मानक समय बोले तो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, जो पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। और जो स्थानीय समय है, स्थानीय समय उसको बोलते हैं जो उस स्थान से सूर्य को देख के कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय समय। मानक समय को निर्धारित करने, मानक जो रेखा है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ शर्त दिए गई है, ठीक है। उसमें से 2-4 शर्त आपको बता देता हूँ। पहला क्या होता है, जैसे जो देशांतरी विस्तार होता है, देशांतरी विस्तार मतलब बोले तो भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ से यहाँ है, मान के चलिए लगभग 30 जो देशांतर है उसके बीच में भारत फैला हुआ है, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार के लगभग बीचों बीच रेखा को मानक रेखा मान सकते हैं। और सेकंड चीज अगर देखोगे, सेकंड इसका जो कंडीशन रहता है, या तो वह 7.5 का गुना जो होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज ये है कि दो मानक रेखाओं के मध्य 30 मिनट का जो है डिफरेंस होना चाहिए। यह 3 कंडीशन है मानक रेखा निकालने का। और जो स्थानीय समय आपको बताया, स्थानीय समय क्या होता है, उस जगह से सूर्य को देख के जो समय निकाला जाता है वह स्थानीय समय होता है। जैसे कि हम भारत में देखते हैं, भारत में देशांतरी विस्तार कितना है, 30 है, ठीक है। अगर 30 है, 30 गुणित 4 कर दूं तो यह कितना हो जाता है, 120 मिनट, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर मैं असम ले लिया और इधर ले लिया मैं गुजरात वाला क्षेत्र, तो गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस है भारत में, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे 6 बजे अगर सूर्य उग रहा है, 6 बजे अगर पूर्वोत्तर में सूर्य उग रहा है, तो उसके 2 घंटे बाद 8 बजे यहाँ पे सूर्य उगेगा अपने गुजरात में। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर मानक समय मान लिए तो मानक समय क्या है, लगभग बीचों बीच है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या होता है, 1 घंटे का गैप होता है, ठीक है। अब 1 घंटे को गैप को ही भरने के लिए क्या होता था, जो असम में है डबल टाइम जोन की मांग करते थे। इसको अगर देखें तो यह है कि जैसे अपन 1955 के पहले भारत में क्या था, 3 मानक समय चलती थी। जैसे एक असम का चलता था, उसके बाद कलकत्ता वाला चलता था, उसके बाद अपन देखें तो बम्बई वाला चलता था। यह 3 समय रेखा थी, लेकिन 1955 के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो होता क्या है, बंद किया गया, इसके कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे अगर हम देखें असम के क्षेत्रों में, मान लो कोई काम कर रहे हैं, अगर उसके ऑफिस का टाइम है रात को 9 बजे अगर छुट्टी हो रही है, ठीक है, रात को अगर 9 बजे छुट्टी हो रही है, और अगर ठंड के दिन में देखें तो ठंड के दिन में ऐसी माहौल जो है शांत रहता है। अगर 9 बजे छुट्टी हो रही है, वो क्या रहेगा, भारत के समय के हिसाब से, भारत से जो मानक समय उसके हिसाब से 9 बजे। अगर लेकिन वहां का अपन स्थानीय समय देखें तो वो कितना बज जाया रहेगा, 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे क्या होता था, 10 बजे स्थानीय समय के हिसाब से 10 बज रहा है वहां पे, तो 10 बजे के हिसाब से अगर देखें आने जाने में दिक्कत होती थी वहां के लोगों को। इस कारण क्या किया गया था, 1990 में क्या हुआ कि सेकंड टाइम जोन जो असम के क्षेत्र में जो है दूसरी समय रेखा, मानक समय रेखा की मांग की गई थी, लेकिन इसको क्या है, पॉलिटिकल व्यू देके खंडित कर दिया गया। उसके बाद 2017 में एक बार और खंडित किया गया था। अगर विश्व के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डबल मानक समय बहुत सारे देश ने रखे हैं। जैसे आप देखोगे रशिया के पास 9 मानक समय है, और जो कनाडा और अमेरिका है उसके पास 6 मानक समय है। ठीक है, तो ये था अपना आज का अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में हम लोगों ने देखा कि अक्षांश के महत्व के बारे में, देशांतर के महत्व के बारे में देखा। उसके बाद हम देखे कि अक्षांश रेखा में जो अपना सोलर अलाइन बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, और देशांतर रेखा में अपन देखे हैं कि क्या क्या महत्व है। उसके बाद हमने टाइम निकालना सीखा विश्व के रिस्पेक्ट में, उसके बाद डेट लाइन देखा, उसके बाद भारत में 2 टाइम जोन देखे। तो यह सब चीज देखें, ठीक है। तो फिर आज के लिए